क्या आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के एस्पायरेंट हैं? अगर हाँ, तो हर बीतते दिन के साथ आपकी भी घबराहट बाकी स्टूडेंट्स की तरीके से बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है और सिलेबस है बहुत ज़्यादा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर ये स्थिति आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से किन किन टॉपिक्स के ऊपर प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ 50 सबसे ज़्यादा एसेंशियल टॉपिक्स जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये वीडियो है रिगार्डिंग 50 मोस्ट एसेंशियल टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के एस्पायरेंट हैं तो इन 50 टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ करके जाएंगे, रिवीजन में इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि आपके स्कोर में काफ़ी इन्हांसमेंट होगा। जी हाँ, मैं इस वीडियो में प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ कौन कौन से ऐसे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है। विश्वास मानिए, मैं हर साल इस तरीके की प्रेडिक्शन करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 85 टू 90% का जो सिलेबस होता है या जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस पोर्शन से आ जाते हैं। 80 टू 85 90% तक क्वेश्चंस जो है इसी पोर्शन से बायोटेक्नोलॉजी सेक्शंस के आ जाते हैं। तो आपको कम से कम, अगर आप मिनिमम, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम होता चला जा रहा है, तो अगर आप इस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यील्ड करना चाहते हैं तो इन 50 टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर फोकस आपको करना है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप विश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो 50 टॉपिक्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। सारे के सारे टॉपिक्स किस तरीके से आपको पढ़ना है वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यस, तो सबसे पहले अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं, आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे हुए हैं जो बायोकेमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर एंजाइम्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं है। तो एंजाइम्स और एंजाइम की काइनेटिक्स ज़रूर पढ़ करके आपको जानी है। अब आपको पता होगा कि एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर आपको किस तरीके से जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से बनता है, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है। इसके अलावा माइकलिस मेंटन इक्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, MM इक्वेजन, वहाँ से जो क्वेश्चंस गेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपका V0 और Vmax में क्या रिलेशनशिप होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम ये देखें तो आप एंजाइम काइनेटिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल आ सकता है, और वो भी किस टॉपिक पे आएगा अगर आप देखें यहाँ पे तो V0 और Vmax करके जो क्वेश्चंस होते हैं, V0 Vmax KM निकालने के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ से आ सकता है एंजाइम से। इसके अलावा एंजाइम का जो पोर्शन होता है जिसमें कि यूनिट क्या होता है, कैटल क्या होता है, इस तरीके का। इसके अलावा जो आपका के कैट होता है वो क्या होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत ज़्यादा उठते हैं। इसके अलावा एंजाइम की अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, व्हाट आर द एंजाइम प्रॉपर्टीज़, एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि अगर मैं बेसिक बताऊं तो एंजाइम कभी भी आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। एंजाइम हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर काम नहीं करता। तो इस तरीके के क्वेश्चन, डेल्टा जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या पड़ता है, अगर पड़ता है तो नहीं पड़ता है तो क्या, इस तरीके की बातें जो हैं वो एंजाइम्स से काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब अगर मैं बोलूँ तो जो एंजाइम से ही पोर्शन आता है इनहिबिशन का, एंजाइम इनहिबिशन वाला पोर्शन, जिसमें कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है या अनकॉम्पिटिटिव के क्या एग्जाम्पल है, इस तरीके की चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ करके जानी चाहिए। ये एंजाइम्स के
कोर पोर्शन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म तो आपको निश्चित जान लीजिए एक आध क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। तो अब मेटाबॉलिज्म में पूरी की पूरी साइकिल से, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस आती है, टीसीए साइकिल आएगी, और इसके बाद पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और ख़ासकर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर इक्वेशन या हर रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, दैट मीन्स उसका प्रोडक्ट क्या क्या होता है। जैसे कि अगर मैं एटीपी की बात करूँ तो कितना एटीपी बनता है, जैसे मैं NADH की बात करूँ तो कितना NADH बनता है। ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ अगर मैं चाहूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप फोटोसिंथेसिस को भी देखें, फोटोसिंथेसिस। तो बाकी सारे आप चाहे तो जो मेटाबॉलिज्म के बाकी पोर्शंस, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जितने मैंने मेटाबॉलिज्म के ऊपर रिएक्शंस यहाँ पे लिखे हैं वो ज़रूर पढ़ करके जानी है। इसके बाद जो एंजाइम से जो जस्ट नीचे का इंपॉर्टेंस रखता है वो आता है अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स का टॉपिक। अगेन आपको पता होने चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जितने भी 22 अमाइनो एसिड्स नोन हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो ये तो देखिए, ये तो मतलब अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप न्यूक्लिक एसिड्स को ज़रूर पढ़ लें। अब न्यूक्लिक एसिड्स अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड्स में मैं शो करना चाहता हूँ आपको कि DNA का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा DNA में जो अलग अलग टाइप के DNA हैं, जैसे कि ADNA, BDNA, ZDNA, इसके अलावा RNA जो होता है, RNA के स्ट्रक्चर्स आपको पता है, rRNA राइबोसोमल RNA का क्या है, इसके अलावा ट्रांसफ़र RNA का कैसा स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको रिपीट करेंगे हम लोग, बट फिलहाल आपको ये RNA और DNA के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, RNA DNA। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में ये जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको सब डिवाइड भी मैंने कर दिया, आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से एक एक टॉपिक को आपको देखना है। ये बड़े टॉपिक्स हैं, इनके अंदर क्या क्या छोटे छोटे चीज़ें हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक और टॉपिक यहाँ पे मैंने बोला था आपको, लेकिन मैंने लिखा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव, जो नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड इनहिबिशन, ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ज़रूर देख लें। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देखिए सबसे पहले तो आपको जितने फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे लिख ही रखा है, ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख ही रखा है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, प्रोकैरियोट्स के ऊपर कि यूकैरियोट्स के ऊपर। देखिए काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, प्रोसेसेस में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, बस जो एंजाइम्स हैं उनके नाम अलग हैं और यही एंजाइम्स के नाम ही पूछे जाते हैं। तो मतलब जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो एंजाइम्स का नाम ज़रूर याद रखें, प्रोटीन्स का नाम ज़रूर याद रखें। जैसे कि DNA क्या करता है, DNA क्या करता है ना, DNA का क्या रोल है, DNA पॉलीमरेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ना। इसके अलावा रेप्लिकेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, हेलिकेज कैसे काम करता है। फिर वो चाहे यूकैरियोट में हो चाहे प्रोकैरियोट में, आपसे कोई भी डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सबको पता है, लेकिन एंजाइम्स का जो फंक्शन होगा उसके बारे में पूछेगा। अब जैसे कि DNA पॉलीमरेज 3 के कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं, किस सब यूनिट का फंक्शन क्या होता है। सिमिलरली RNA पॉलीमरेज के कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं, RNA पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सिस्टम में कितनी तरीके का होता है, 1 2 3। और उसके अलावा जो RNA पॉलीमरेज सेपरेट होते हैं, 1 क्या करता है, 2 क्या करता है, 3 क्या क्या करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कोर से यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका तैयारी अगर आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिपेयर सिस्टम है, रिपेयर सिस्टम में भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा कि ये रिपेयर सिस्टम में क्या होता है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि आप पूरा वो देखें। यहाँ से भी क्वेश्चन जो आएगा मेनली आपका एंजाइम या प्रोटीन को टारगेट करके आएगा कि किस
रिपेयर प्रोसेस में कौन सा एंजाइम लगता है, कौन सा प्रोटीन लगता है, किस एंजाइम का क्या फंक्शनैलिटी होता है, या फलाना एंजाइम कौन से प्रोसेस में यूज़ हुआ होता है। तो इस तरीके की सारी बातें जो है वो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको 3 टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीन रेगुलेशन का मतलब हो गया कि जीन का एक्सप्रेशन कितना हो रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन को अगर आपके पास टाइम हो तो जीन एक्सप्रेशन को ज़रूर पढ़ें। अब जीन एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें तो लैक ओपरॉन वगैरह, अगर प्रोकैरियोटिक सिस्टम है तो लैक ओपरॉन वगैरह का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देखें। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन ओपरॉन का कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें। उस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैक ओपरॉन है, वहाँ से क्वेश्चन हमने देखा है कि ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे अब आ जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए आरडीटी का जो पोर्शन है वो टेक्निक्स में भी कॉमन है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। अब आरडीटी में टेक्निक्स के पोर्शन में आपको क्या क्या याद रखना है। अब या तो मैं इसको इस तरीके से बताऊं कि देखिए टेक्निक्स में आरडीटी के अंदर जितने एंजाइम्स आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब डीएनएज है या आरएनएज है या आरएनएज एच है, या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या अगर आपका जैसे कि हम बोलते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, लाइगेज एंजाइम है, दैट मीन्स जितने भी एंजाइम्स हैं यहाँ पे गांठ बांध लीजिए कि एंजाइम्स के बारे में निश्चित क्वेश्चन आता है, निश्चित। ठीक है, तो जितने भी तरीके के आरडीटी के अंदर एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है वो आपको पक्के तौर पे पता होने चाहिए। कौन कौन से प्रोटीन्स, कौन कौन से एंजाइम्स का क्या रोल होता है, ये पता होना चाहिए। बाकी जीन क्लोनिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, पीसीआर वगैरह के बारे में मैं अभी आगे जो टेक्निक्स के पोर्शन में वो बता दूंगा। तो आरडीटी में मिनिमम चीज़ें आपको जो टेक्निक्स हैं वो तो पढ़ करके ही जानी है। इसके अलावा आरडीटी से न्यूमेरिकल आते हैं, आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब जैसे कि कंप्लीट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पार्शियल डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद अगर आपने व्हाट यू से कि अगर आपने उसको लेबलिंग की हुई है तो ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो कौन कौन से फ्रैगमेंट्स नज़र आते हैं। अगर आप डाइजेशन कर रहे हैं तो कितने बैंड्स नज़र आएंगे, कब कितने फ्रैगमेंट्स नज़र आएंगे, ये सारी की सारी बातें आरडीटी में पूछे जा सकती हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, एंजाइम्स के बारे में पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो म्यूटेशंस अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप में क्या पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछेगा ये ट्रांसलेशन ट्रांसवर्जन तो पुराना हो गया, बेस एनालॉग ज़्यादातर पूछता है। बेस एनालॉग कोई एक नाम दे देगा, उसका पूछेगा भाई इसका बेस एनालॉग बता दीजिए, है ना। तो इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि डीप्यूरिनेशन, डीपिरिमिडेशन कौन कौन करवा सकता है ना। इसके अलावा और भी टॉपिक्स है, जैसे कि अगर हम बोले तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो एग्जाम्पल वाइज यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में भी यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस किस तरीके की होती है, क्या क्या उसमें होता है, ये सब भी पूछा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपने एक कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा जो गेट बीटी का, गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको तो बिल्कुल जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज से भी फीड किया जाएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छे लेवल पे हो जाए। इसके अलावा डाउट तो आप पूछ ही सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, हमारे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो ये जो क्रैश कोर्स है ये हाइब्रिड मोड में चल रहा है। अगर आप लाइव कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है। और ये सब आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल रहा है, जो कि है ₹3500। बस इतने में आपको 1 मंथ का पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट
ये आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे, यानी कि आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है, पूरी तरीके से गाइडेंस, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम किस तरीके से देना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से आपको अपने आप को फोकस रखना है, ये सारी की सारी बातें आपको इस गेट बीटी के क्रैश कोर्स में मिल जाएंगी। इसका जो डिटेल है, इस गेट बीटी का क्रैश कोर्स आपको कैसे अप्लाई करना है, इस सब के बारे में मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में जाकर के आपको ऊपर की तरफ वीडियो दिख जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस कोर्स के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस पे हम आपसे बात कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं किस तरीके से आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे। इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ही लिया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में वो तुरंत कांटेक्ट कर लें। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको वापस ले चलता हूं। अब बात करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी के ऊपर। सेल बायोलॉजी में देखिए सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से पोर्शन भी ठीक ठाक आता है। तो देखिए सेल बायोलॉजी में आपको सेल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए सेल स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ऑर्गेनील्स क्या क्या होते हैं। अब ऑर्गेनील्स में भी अगर मैं बोलूँ तो आपको न्यूक्लियस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, आपको राइबोसोम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, आपको गोल्गी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, परऑक्सीजोम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और तो और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ ना दीजिएगा भूल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भूल से भी मत छोड़ दीजिएगा। यहाँ से निश्चित जान लीजिए क्वेश्चन आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर साल आता है। अब इसके अलावा देखिए मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके ऑर्गेनील्स के ना, वहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि भाई कि कौन से ऑर्गेनील के अंदर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, कौन से ऑर्गेनील के अंदर मेम्ब्रेन जो होती है वो बाई लेयर होती है, कौन सा ऑर्गेनील ऐसा है जहाँ पे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। तो भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं, इस तरीके की इस लेवल की पढ़ाई करनी है, ठीक। तो ये ऑर्गेनील्स तो हमने सारे पढ़ लिए, साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन ऑर्गेनील्स के फंक्शनैलिटी क्या है, क्या फंक्शनैलिटी है ये पता होना चाहिए हर ऑर्गेनील के बारे में। अब इसके बाद आपको सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। सेल साइकिल का मतलब क्या हो गया, जैसे G0 फेज़, G1, S, G2 और M, यहाँ पे कौन से फेज़ में कौन सा साइक्लिन और कौन सा CDK कॉम्प्लेक्स जो है वो काम करता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में बात करें तो जैसे कि इसको बोल रहे हैं सेल सिग्नलिंग। अगर इसमें भी बात करें तो आपको अगर सारी सेल सिग्नलिंग नहीं भी पढ़नी है तो कम से कम आप GPCR तो ज़रूर पढ़ लीजिए, और TK टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग के बारे में ज़रूर पढ़ करके जाना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आज से कुछ साल पहले तक माइक्रोबायोलॉजी का उतना ज़बरदस्त वेटेज जैसा नहीं था, और हम देखते थे कि कम ही माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और कोरोना के बाद से माइक्रोबायोलॉजी के वेटेज में, खासकर वायरस के वेटेज में कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप वायरस को, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ करके जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर वायरसेस को और बैक्टीरिया को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के साथ साथ आप वायरस को ज़रूर देखें, और वायरस में भी अगर आपसे कोई बोल रहा है तो आप ज़रूर याद रखें कि आपको जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ। अब देखिए माइक्रोबियल ग्रोथ का पोर्शन जो है वो ओवरलैप करता है आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, क्योंकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अगेन आपको माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा पढ़ना रहता है। तो लैग फेज़ में क्या होता है, लॉग फेज़ में क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है, लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है। और जैसे कि एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, यहाँ से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो पूछा जाता है कि जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहाँ बनते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का सिक्रीशन कहाँ होता है।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों बनते हैं, इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ से काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। अब कुछ लोग इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए ट्रांसडक्शन के बारे में, आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक, तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो किस तरीके से जो जीन का ट्रांसफ़र होता है और बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं आपके जो माइक्रोबियल जेनेटिक्स का पोर्शन है। ठीक, इसके अलावा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पोर्शन आ जाता है आपका कि कौन से माइक्रोब से इंडस्ट्री में क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये पोर्शन अगेन ओवरलैप करेगा आपका प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी जो लास्ट यूनिट है वहाँ से काफ़ी ओवरलैप करता है। तो आप वहाँ पढ़िए या यहाँ पढ़िए, आप दोनों में ही इसको पाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का जान लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन इस तरह यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और नॉर्मल जेनेटिक्स के ऊपर आता हूँ। अब नॉर्मल जेनेटिक्स में देखिए आपकी मेंडेलियन जेनेटिक्स तो है ही, तो यहाँ पे आपके जो लॉज हैं और इन लॉज के साथ जो आपको रेशियो मिले हुए हैं वो पता होने चाहिए। अब देखिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी एनएम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि एपिस्टैसिस वगैरह का रेशियो जो है वो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, या आपको अगर पूछ सकते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, या आपको पूछ सकते हैं को डोमिनेंस के बारे में, उसका रेशियो क्या होता है। इस तरीके की बातें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन जेनेटिक्स, देखिए कौन नहीं जानता कि हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके गेट के एग्ज़ाम के लिए। हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल भी आता है यहाँ से, और ये भी जान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका जो एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस किसके एजम्पशंस हैं, जो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के जो एजम्पशंस हैं उसके बारे में भी क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आपके बन जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूँ, अब यहाँ पे पेडिग्री इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पेडिग्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑटोजोमल जो इनहेरिटेंस कैसे होती है। इसके ऑटोजोमल इनहेरिटेंस में भी जो ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस किस तरीके की होती है, उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव किस तरीके की होती है। इस तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न अपार्ट फ्रॉम दैट वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस किस तरीके की होती है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड डिजीज़ कैसी होती है, सेक्स लिमिटेड डिजीज़ेस किस तरीके की होती हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या पैटर्न फॉलो होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी की सारी बातें यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया आपका। यूनिट 4 यूनिट 5 पूरा का पूरा यहीं से है, ठीक है ना। यूनिट 4 यूनिट 5 जान लीजिए कि यहीं से है। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को भी आपको आपका पूरा जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है उसको आसान करने के लिए भी हमारे पास एक रास्ता है। ऑलरेडी हमारा जो बीपी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक बैच रनिंग है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक बैच रनिंग, इससे पहले एक बैच हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ये अक्टूबर का बैच था, ख़त्म हो चुका है। अब नवंबर का बैच चल रहा है ऑलरेडी। अगर आप इंटरेस्टेड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बैच को ज्वाइन करने के लिए तो सिर्फ ₹1500 इसका कॉस्ट था, और आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी मिल रही थी, आपको यहाँ पे PDF नोट्स भी मिल रहे हैं। तो अभी भी ये बैच में एडमिशन्स ओपन है, अभी कुछ मेरे ख्याल से 7-8 क्लासेस हुई हैं। आप ऑलरेडी यहाँ पे भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को लेकर के कंसर्न्ड हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगेन ऑन द सेम नंबर 8299134528। और यहाँ पे बहुत एक ऑफ़र भी, एक काफ़ी अच्छी ऑफ़र भी है जो आप अवेल कर सकते हैं अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फर्मेंटेशन में होता क्या है, किस तरीके से आप फर्मेंटेशन करवाते हैं वो सब। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा चले आते हैं। आपके जो पोर्शंस हैं जैसे कि क्रोमेटोग्राफी वगैरह का पोर्शन जो है, क्रोमेटोग्राफी जैसे कि
फिल्ट्रेशन, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि अब क्रोमेटोग्राफी में भी HPLC हो गया, या आपसे पूछा जा सकता है कि साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, या फिर आपसे बोला जा सकता है कि भाई सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताइए, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को प्यूरीफाई करवा सकते हैं वो यहाँ पे यूज़ होगा। अगेन एंजाइम काइनेटिक्स इन बायो रिएक्टर्स, किस तरीके से एंजाइम फंक्शन करते हैं बायो रिएक्टर्स में, यहीं पे आपका इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स भी आ जाएगा, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक, इसके अलावा मास ट्रांसफ़र के बारे में, मास ट्रांसफ़र में आप किस तरीके से रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप NA बोलते हैं, NA रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र किस जरिए होता है, कंडक्शन, या आप कंडक्शन हो गया, आप इस तरीके से जो है मास का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडेड नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस लिख देता हूँ। अब ये आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप रिएक्शंस को बैलेंस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखा है कि पूछ लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र बायो प्रोसेसेस जो होते हैं, हीट ट्रांसफ़र बायो प्रोसेसेस का क्या मतलब हो गया कि हीट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। आपको याद भी होगा, अगर आपको याद है तो क्यू कैप इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप यूज़ करते हैं क्यू कैप यानी कि हीट की वैल्यू यूज़ करते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट इनटू A इनटू डेल्टा T LMTD। ये एक काफ़ी कॉमन फार्मूला है, हीट ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाता है ना। तो LMTD का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर LMTD अगर मैं बोल दूँ, ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये हो गया LMTD के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेरिलाइजेशन का टॉपिक जो है, तो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं, तो अब ये मुझे जो लगे मैंने थोड़े से और ऐड कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा, लेकिन मेजर टॉपिक्स यही हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करता हूँ तो इम्यूनोलॉजी। देखिए इम्यूनोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप पढ़ने चलेंगे तो आपका ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, पढ़ते ही चले जाएंगे इम्यूनोलॉजी। लेकिन अगर हम फोकस करना चाहें कि इम्यूनोलॉजी में किस किस रीजन पे, किस किस पोर्शन पे मुझे फोकस करना है, तो मुझे पता होना चाहिए एंटीजन और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक, मतलब क्या है, कब आप एंटीजन कहेंगे और कब आप इम्यूनोजन कहेंगे, इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। इम्यूनोजन मतलब जो इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा करा सके, मतलब जो बॉडी से इम्यून रिस्पॉन्स करवा सके, उसी को इम्यूनोजन कहोगे। और एंटीजन का मतलब हो गया जो बॉडी में चला जाए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा ही सके। कुछ हैप्टेंस भी, कुछ एंटीजन्स ऐसे भी होते हैं जो हैप्टेन की तरीके से बिहेव कर जाते हैं, यानी कि वो बॉडी के अंदर एंट्री कर गए पर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। ठीक, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज़ का फंक्शन और साथ ही साथ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर निश्चित जान लीजिए, और इसके अलावा एंटीबॉडी का जो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, ये सारी की सारी बातें यहाँ से पता होनी चाहिए। इम्यून सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है, दैट मीन्स यहाँ पे इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इन्नेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं, T सेल्स का क्या रोल है, B सेल्स का क्या रोल है, ये पता होना चाहिए। अब लास्ट जो यहाँ पे आपको इम्यूनोलॉजी में जो पढ़ना है वो टॉपिक है वैक्सीन्स, टाइप ऑफ वैक्सीन्स। और इसका जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स तो पता ही होने चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। दैट मीन्स हर वैक्सीन का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे कि हीट किल्ड वैक्सीन अगर आप देख रहे हो, या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अगर आप देख रहे हो, तो क्या रोल है, किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये ज़रूर पता होने चाहिए। क्या प्लस है, क्या माइनस है, यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन देते हो तो कई बार होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन तो होती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज होता है जो एग्ज़ाम में आ चुका है। डिसएडवांटेज क्या होता है उसका, कि वो रिवर्ट करने के उसके चांसेस होते हैं, है ना, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के। तो ये
अगर आपने ठीक से PYQs पढ़े हैं, जैसे कि हमको आइडिया है कि PYQs में क्या जनरली पूछता है, तो हम बता पा रहे हैं आपको कि ये पोर्शन से क्वेश्चन उठा हुआ है, तो ये दोबारा भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट आओ कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, टू बी ट्रू। ठीक है, तो सीक्वेंस एनालिसिस को अगर आप देख लें, इसके अलावा स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स को, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मेरा मतलब है कि जैसे स्ट्रक्चर्स का प्रिडिक्शन है। आपको पता होगा कि प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्चरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है। अब उन स्ट्रक्चर्स को कहाँ पे या कौन से डेटाबेस के अंदर देखते हो, कौन कौन से डेटाबेसेस एक्चुअली पढ़ने होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, डेटाबेस सर्चिंग कैसे की जाती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो। कंपेरेटिव जीनोमिक्स का मतलब आप सीक्वेंस एक जीनोम को दूसरे जीनोम के साथ कंपेयर कर सकते हो, कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है कौन सा नहीं एक्सप्रेस हो रहा है ये कैसे पता कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस का कलेक्शन जो है वो यहाँ से हमसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पोर्शन। अब आ जाते हैं प्लांट, माइक्रोबियल एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से अगर आएगा तो प्लांट टिश्यू इंजीनियरिंग पे आएगा। अब प्लांट टिश्यू इंजीनियरिंग में भी जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि उसमें से भी अगर मैं कहूँ तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो है, ये हज़ारों बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया, निश्चित जान लीजिए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो से। कब ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो कितना होगा तो क्या होगा, कितना होगा तो क्या बनेगा, ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा, कम होगा तो क्या बनेगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स, अब जैसे कि पॉलन कल्चर हो गया है ना, कैलस कल्चर हो गया, तो इनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि एक और टर्म आता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ये जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से किस तरीके से अलग होता है, नॉर्मल जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उससे किस तरीके से अलग होता है। तो ये इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गेट के एग्ज़ाम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपने इसको पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप जान जाएंगे और उसको निकाल लेंगे। सब कुछ मतलब आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, अब बात करते हैं एनिमल सेल कल्चर। देखिए आपको पता होगा प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट सेल के आसपास जो होती है वो वॉल होती है, सेल वॉल होती है। तो वो जो होते हैं वो उतने फ्रेजाइल नहीं होते प्लांट सेल्स। लेकिन एनिमल सेल कल्चर के केस में आपको बहुत ज़्यादा संभल करके काम करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो रप्चर हो सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक, अब एनिमल सेल कल्चर के ज़रिए आप क्या क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं ये पूछा जा सकता है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स और जेनेटिक इंजीनियर्ड एनिमल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स, जैसे कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं ना वही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किए गए हैं, एनिमल्स में थोड़ा सा कम नंबर है। अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूँ तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे कि गोल्डन राइस है, जैसे कि बीटी कॉटन है, जैसे कि फ्लेवर सेवर टोमेटो है, जैसे कि ग्लाइफोसिनेट रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको याद होगा, है ना। तो बहुत सारे इस तरीके के प्लांट्स को आपने रेजिस्टेंट बनाया हुआ है या उनके अंदर कोई कोई चीज़ चेंज करी हुई है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टेक्निक्स पे आ जाता हूँ। टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया भाई, टेक्निक्स में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता होना चाहिए। अब आप जानते हैं ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है। ठीक है, अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यूवी विजिबल से आ सकता है। और यूवी विजिबल में आपका बियर लैम्बर्ट लॉ, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल फंसता है यहाँ से, है ना। तो न्यूमेरिकल यहाँ से फंसता है। A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल जो फॉर्मूला है वहाँ से क्वेश्चन होता है। ए एब्जॉर्बेंस हो गया, ये मोल और एब्जॉर्बिविटी हो गया एप्सिलॉन, सी कंसंट्रेशन हो गया और एल क्या हो गया, क्यूवेट की लेंथ हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, अब XRD क्या करता है भाई, टर्चरी स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन करवा सकता है प्रोटीन के। NMR क्या करता है, अगेन टर्चरी स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन करवा सकता है। बस अंतर क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में एक्सरे के पास एनर्जी बहुत अधिक होती है, वेवलेंथ,
क्या होती है, कम होती है। लेकिन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के पास यहाँ पे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। किस तरीके से काम करता है ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। एंजाइम्स इन आरडीटी, सर मतलब क्या हो गया? एंजाइम्स इन आरडीटी के बारे में मैंने पीछे भी बताया, तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। अब इसके अलावा मार्कर्स वगैरह जो होते हैं, RAPD, RFLP, AFLP, SNPs, ESTs, ये सारे के सारे पढ़े होने चाहिए। माइक्रोस्कोपी में कितनी तरीके की माइक्रोस्कोपी होती है? लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट, कन्फोकल, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ये सारी की सारी माइक्रोस्कोपी आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आ जाइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेहतर है लाइट माइक्रोस्कोपी से? क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होगा? एनर्जी यानी कि वेवलेंथ जो होगी बहुत कम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ जितनी कम होगी तो प्रेग्नेशन जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के आ पाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरत होगी किस चीज़ की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की। वहाँ पे लाइट लेंसेज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेम और टेम, सेम का क्या फ़ायदा, टेम का क्या फ़ायदा? कहाँ पे आपको 2D इमेज, कहाँ पे 3D इमेज, किसका मैग्निफिकेशन कितना, अगर लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बीच में कंपैरिजन करोगे तो कितने गुना इमेज बढ़ जाती है लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा एबेज फार्मूला क्या होता है, रेलीग्स फार्मूला किसे कहते हैं, किस तरीके से आप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। D इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा बाय जो Na वाला फार्मूला होता है वो कैसे आया हुआ है, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये आपका माइक्रोस्कोपी वाला पोर्शन है। इम्यूनोलॉजी टेक्निक्स में क्या हो गया, जैसे कि एलाइजा पता होना चाहिए, रिया पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एलाइजा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है भैया यहाँ से। रिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। एग्लूटिनेशन किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, एग्लूटिनेशन का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग का एग्जाम्पल एग्लूटिनेशन से। समझ में आया। पीसीआर कैसा क्या फॉर्मूला होता है, पीसीआर के एक रिएक्शन के बाद कितने आपको फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का, और कितने तरीके के मेथड से आप डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। एनजीएस वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा मोड़ा। लास्ट में हो गया आपकी प्रोटियोमिक्स टेक्निक्स, यानी कि जिसमें प्रोटीन के बारे में आप डिटरमाइन करते हैं। एसडीएस पेज वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह हो गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गया। तो ये कुछ प्रोटियोमिक्स की टेक्निक्स आपको मैंने बताई। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से 50 टॉपिक्स की लिस्ट है। 1-2-4 टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे इंक्रीज़ करके पढ़ाते बताते आपको बता दिए हैं। इन टॉपिक्स विश्वास मानिए हर बार का यही होता है, मैं हर बार स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बताता हूँ और बाद में स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर आपके इस वीडियो से हमें इतना फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा आपको और भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप ज्वाइन कर लें हमारा क्रैश कोर्स, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए कंसर्न हैं तो आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गेट बीटी का जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में आपको ये पूछना है कि कितने तारीख से शुरू हो रहा है, तो ये बैच जो है वो 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं आपको वेट करूँगा क्लास के अंदर जब आप गेट बीटी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।